हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। एक छोटा सा चैप्टर है आपका, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान? हम हमारे एम्प्लॉय को, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या करती है, कई बार पैसों के साथ साथ जैसे दीपावली का बोनस दे देते हैं, उनके घर बच्चों के स्कूल की फीस दे देते हैं, ये इस तरीके के परक्विजिट देते हैं ताकि एम्प्लॉय जो कंपनी से अटैच रहे। वैसा वैसा एक तरीका ये भी होता है कि वो क्या करें, अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर कम प्राइस पे इश्यू करते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर क्या था, कुछ लोगों ने कहा कि ये लॉस है और कुछ लोगों ने कहा कि ये एक्सपेंस है। समझिएगा सर, एक्सपेंस और लॉस के अंदर क्या फर्क है। जैसे मैंने रास्ते में चल रहा था और किसी को 1,000 रुपये का नोट दे दिया, 2,000 का नोट दे दिया, मतलब 2,000 का जो नोट है वो दे दिया। उस केस के अंदर वो तो क्या होगा, लॉस होगा। समझ पा रहे हैं बात? क्योंकि वहां से मुझे रिटर्न कुछ भी नहीं। मैं घर के अंदर बैठा था, मेरे छोटे भाई को मैंने 2,000 रुपये दे दिए, क्या वो लॉस है? क्या नहीं, वो एक्सपेंस है। या फिर यूँ समझिए, आप बुक खरीदने गए और आप 1,000 रुपये की बुक खरीद के लेके आए, तो वो क्या है, आपका एक्सपेंस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, कल को उसके उससे पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा। 1,000 रुपये आपकी जेब से गिर गए, सर हमारे लिए तो बुक्स भी लॉस है, ऐसा नहीं है नालायकों। हाँ, हमने हम कहीं जा रहे थे और उसमें 2,000 का नोट जो हम हमारी जेब से गिर गया, तो उस केस के अंदर वो क्या है, लॉस है, क्योंकि वहां पर हमें वापस रिटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये लॉस है और कुछ लोग जो है वो कह रहे थे इसका एक्सपेंस है। गाइडेंस नोट आया और गाइडेंस नोट ने कहा कि अगर आप 20 रुपए का शेयर 15 रुपए में दे रहे हो तो ये आपका लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, तो आप चाहोगे कि एम्प्लॉय कल को क्या करे, बेटर परफॉर्मेंस दे, एम्प्लॉय आपकी कंपनी से और ज्यादा जुड़े। तो यहाँ पर आप फ्री पॉकेट में नहीं दे रहे हो, आप भी बदले में कुछ जो है वो उससे चाहते हो। समझ पा रहे हो बात? डायरेक्टली मेजर तो नहीं हो रहा है, लेकिन है अल्टीमेटली आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो। अगर आप यही शेयर किसी बाहर आउटसाइडर वाले किसी को देते तो लॉस होता। हमने कहा इतनी झंझट का एक एक्सपेंस हो या लॉस हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा कि फर्क पड़ता है। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा देखो, जैसे एक तो राइट इश्यू किया, 20 रुपए का शेयर था, 15 पे इश्यू किया, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू। तो यहाँ पर एंट्री क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट 15 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5। यहीं पर अगर इशू आप करोगे ना, तो इसकी गाइडेंस नोट ने क्या कहा, 20 रुपए का शेयर है, 15 पे इशू करोगे, तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट 15 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का 10 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 20, और बाकी का क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। मतलब सर ये क्या हुआ, देखिए इन्होंने कहा कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को 20 रुपए का शेयर 15 में देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 5 रुपए का नुकसान खाया है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने 15 में इश्यू किया। आप ये कहेंगे कि 20 रुपए का शेयर 20 रुपए में ही इश्यू किया गया, जिसमें से 15 रुपए आपको कैश में मिले और 5 रुपए का आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हुआ। समझ पा रहे बात? हमने कहा ये तो हमने हमारी इच्छा से दिया। उन्होंने कहा आप अपने एम्प्लॉय को बोनस भी तो अपनी इच्छा से देते हो, दीपावली बोनस दे दिया, होली बोनस दे दिया, वो भी तो आप अपनी इच्छा से देते हो। वो भी क्या होता है, एक तरीके का एक्सपेंस जो वो लिखा जाता है। समझ पा रहे हो? तो वो भी लॉस नहीं लिखा जाता। अब इसके बाद में एक वर्ड आया, वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, देखिए कई बार तो कंपनी क्या करती है, जैसे आज ऑफर दिया और उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद में क्या कर सकते हो आप, शेयर जो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, ले सकते हो। कई बार कंपनी क्या कहती है कि हमारी कंपनी में जो एम्प्लॉय आने वाले 3 साल तक जुड़ा रहेगा, उसे 3 साल बाद में हम क्या करेंगे, 100 शेयर जो वो 20 रुपए के शेयर 15 पे इशू करेंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर कुछ कंडीशन जो दे रखी है वो सेटिस्फाई करने, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। जो 1 साल से कम भी हो सकता है और 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। अब 1 साल से कम हो तो अकाउंटिंग अलग होगी, और 1 साल से ज्यादा हो तो अकाउंटिंग अलग होगी। आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ताकि एक बार मैं दोनों का एक एक इलिस्ट्रेशन करवा देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो वो समझ आ जाए। यहाँ पर है जैसे लेस देन 1 ईयर है, नंबर ऑफ ऑप्शन दिया आपने 1000, फेयर वैल्यू 20 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस है 15 रुपये, एक्सरसाइज मतलब जिसपे वो क्या कर सकते हैं, शेयर ले सकते हैं, और फेस वैल्यू उसकी है 10 रुपये। 1,000 शेयर है, तो कैसे इश्यू करोगे, तो क्या एंट्री करोगे, तो देखो आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,000 शेयर, और एक शेयर पे कितना मिला, 15 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1,000 शेयर और एक शेयर कितने पे, 10 रुपये में।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 शेयर और 10 रुपये का शेयर कितने पे इश्यू हो रहा है 20 रुपये पे, तो 10 रुपये। क्लियर। और बाकी का कहाँ जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, मतलब वो कितना जाएगा 1000 20 रुपये का शेयर 15 पे इश्यू किया, 15 कैश लिए, बाकी का क्या है 5 रुपये का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। समझ पा रहे हैं बात। तो ये इस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होगी। अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो, अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो तो उस केस के अंदर क्या होगा। अब मान लीजिए हमने कहा कि 3 साल जो हमसे जुड़ा रहेगा उससे हम चौथे साल जो है हमारे कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे 20 रुपये वाला 15 रुपये पे इश्यू करेंगे। तो यहाँ पर 3 साल के अंदर खर्चा लिखना होगा, थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। 3 साल तक शेयर इश्यू नहीं हो रहे हैं, लेकिन 3 साल तक गाइडेंस नोट कहता है खर्चा आप लिखिए। हमने कहा कि सर कितना खर्चा लिखे, तो उन्होंने कहा जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना उसके हिसाब से आप खर्चा लिखिए। हमने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि आप हर साल के लास्ट पे 31 मार्च को खड़े हो जाइए टाइटैनिक वाले पोज में। हमने कहा ठीक है सर हो गए। फिर आप दूर तलक देखिए कि कितना टोटल खर्चा आएगा। हमने कहा ठीक है सर देखा। फिर आप देखिए कि आज की तारीख तक कितना लिख देना चाहिए। हमने कहा ठीक है सर वो देख लिया। फिर देखिए कि कितना लिख चुके, हमने कहा वो देख चुके। और फिर उन्होंने कहा जितना कम पड़ रहा है उतना लिख दीजिए। सर बहुत बढ़िया लगा बात, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अभी बताते हैं, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अंडर ऑप्शन है, मतलब 100 लोगों का हमने ऑप्शन दिया कि हर शेयर को, हर किसी को सॉरी कितना 1000, नंबर ऑफ ऑप्शन कितना 1000, इसको पर एम्प्लॉय कर दीजिए ना। हर एम्प्लॉयज को हमने क्या किया 1000 शेयर का ऑप्शन दिया। फेयर वैल्यू 20 रुपये, एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये। कंडीशन है एम्प्लॉय जो है वो हमारे साथ 3 साल तक जुड़ा रहे और फर्स्ट ईयर के एंड पे 85 बचे, सेकंड ईयर के एंड पे 80, थर्ड ईयर के एंड पे 70। इन्होंने क्या कहा, हमने कहा कि हर साल कितना कितना लिखे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय टू बी एक्सरसाइज। इन्होंने क्या कहा कि हर साल के लास्ट में जाके सबसे पहले से पहले तो खड़े हो जाइए और कहिए कि आपकी उम्मीद क्या है, कितने लोग जो है वो शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर का 85 ने, यहाँ पर का कि सेकंड ईयर के एंड पे लग रहा है कि 80 पे, थर्ड ईयर के एंड पे लग रहा है कि 70 पे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड पे 100 में से 85 ही बचे, तो 3 साल कंटिन्यू तो हुए नहीं, 15 तो पहले साल ही निकल गए। दूसरे साल के एंड पे 80 बचे, मतलब कि 20 जा चुके हैं, तो दूसरे साल के एंड पे लग रहा है कि 80 ही एक्सरसाइज करेंगे और तीसरे साल लास्ट में 70 ही बचे। क्लियर है। तो आप सबसे पहले तो लिखो एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। सबसे पहले क्या कीजिए टाइटैनिक वाले पोज में खड़े हो जाइए और पता कीजिए एक्सपेक्टेड टोटल कितना खर्च आएगा। हमने कहा वो कैसे पता करें, तो उन्होंने कहा देखो फर्स्ट ईयर के एंड पे 85, अभी लग रहा है 85 कंटिन्यू करेंगे 85। हर किसी को कितने शेयर दे रखे 1000, और एक शेयर पे हमारा नुकसान कितने का है, देखो 20 रुपये का शेयर है, 5 रुपये 15 रुपये पे इशू कर रहे हैं, मतलब हर शेयर पे कितना 5 रुपये। ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए उसके लिए। 85 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना 4,25,000 का टोटल खर्चा आएगा। फिर इन्होंने क्या कहा एक्सपेंस टू बी रिकॉर्डेड टिल डेट, आज की तारीख तक कितना लिख देना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो 4,25,000 रुपये का खर्चा है जो 3 साल का है, समझ पा रहे हो, 3 साल का है, तो पहले साल के एंड तक कितना लिख देना चाहिए 1/3। एक पहले साल के अंदर थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, दूसरे साल से आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 141,667, उसमें से लेस क्या कर दो ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ऑलरेडी कितना लिख चुके हैं, पहला ही साल है, अभी तक एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस लिखा ही नहीं,
तो उन्होंने कहा कि इस साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस और पीरियड इस साल का कितना हो जाएगा 141667। देखिए इलस्ट्रेशन से इस वजह से समझा रहे हैं ताकि आपको आगे थ्योरी बहुत आसानी से समझ आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भी 2 मिनट ऑब्जर्व कीजिएगा। फिर बात करते हैं दूसरे साल की। तो दूसरे साल पे फिर वो कह रहे हैं कि टाइटैनिक वाले पोज में खड़े हो जाइए और पता कीजिए टोटल कितना खर्चा आएगा। हमने कहा 80 एम्प्लॉय है, 1000 के हिसाब से 5 रुपये हर एक पे खर्चा, 80 इंटू 1000 इंटू 5 कितना 4 लाख का टोटल एक्सपेक्टेड खर्चा आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। आज तक कितना लिख देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि 4 लाख है, ये 3 साल में लिखना है। अभी 2 साल कंप्लीट हो गए, दूसरे साल के एंड तक कितना लिख देना चाहिए, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 26,670 इतने तक का दूसरे साल के एंड तक लिख देना चाहिए था। पहले से कितना लिख चुके, तो पहले साल के एंड तक हम कितना लिख चुके, ये यहाँ पर पहले साल में एम्प्लॉय कंपनसेशन पहले से ही कितना लिख चुके, 1,41,667 माइनस 141,667। तो बाकी कितना बचा 125,000, 1,25,000 दूसरे साल में लिख दीजिए। फिर तीसरे साल वापस खड़े होइए, देखिए कि कितना एम्प्लॉय जो है वो एक्सरसाइज करेंगे। तो 70 इंटू 1000 इंटू 5, 70 इंटू 1000 इंटू 5, 3,50,000 का टोटल एक्सपेक्टेड खर्चा है। तीसरा साल हो चुका है, तीसरे साल के एंड तक कितना लिख देना चाहिए 3/3, पूरा 3 साल में जितना लिखना है वो, अब तो 3 साल होने को आए तो पूरा 350 का लिख देना चाहिए। कितना लिख चुके दूसरे साल के एंड तक कितना लिख चुके 2,6,6,6,6,7, पहले साल लिखा है 41,6,6,7 और दूसरे साल 1,25, तो टोटल 2,66,667 लिख चुके। तो ये 83,333 इतने का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस आप उससे थर्ड ईयर के अंदर लिखेंगे। अब समझिएगा अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, क्यों यहाँ पर तो क्या था साथ में एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह सारा का सारा। यहाँ पर आपको ये खर्चा तो लिखना है, ये खर्चा तो लिखना है, लेकिन किसके अगेंस्ट में लिखे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप क्या कीजिए, एक एंट्री कीजिए, क्या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, क्या कीजिए टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। पहले साल 1,41,667, 1,41,667, 1,25,125, 83,333, 83,333। क्लियर, ये हो गया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस और ईसॉप आउटस्टैंडिंग। हमने कहा इसका क्या करेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, उन्होंने कहा कि इसको P&L में राइट ऑफ कर दो, और इसका क्या करें ये एज ए लाइबिलिटी बैलेंस शीट में रहेगी। हमने कहा इससे क्या होगा, उन्होंने कहा कि मान लो तीसरे साल के एंड पे एक्चुअल जो वो सिर्फ एक्चुअल जो है मान लीजिए सब्सक्राइब जो है वो कितना ने किया भाई, ये तो समझिएगा 70 लोग तो एलिजिबल हो गए कि ये ईसॉप ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक्चुअल में कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सिर्फ 60 लोगों ने किया। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एंट्री क्या होगी समझिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 60 लोग एक कितने के लिए 1,000 शेयर के लिए कितना पैसा दे रहा है 15 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 लोग 1,000 हर किसी को 10 रुपये के हिसाब से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 60 लोग हर किसी को 1,000 और 10 रुपये का प्रीमियम, 10 का शेयर 20 में जा रहा है, ये कितना हो गया 60, 1 2 3 और फिर ये 6 लाख, 6 लाख और ये हो गए 9 लाख। अब सर बाकी बचे 3 लाख इनका क्या करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप ईसॉप आउटस्टैंडिंग का जो है वो यूज कर लीजिए। सर क्यों, क्योंकि भाई देखो
पहले साल आपने 14667 का लिखा है खर्चा, लेकिन एक्चुअल में शेयर इशू है क्या? नहीं, तो आपने लाइबिलिटी क्रिएट की। दूसरे साल 125 का खर्चा लिखा, लेकिन शेयर इशू है क्या? नहीं, तो लाइबिलिटी लिखी। तीसरे साल कंपनसेशन एक्सपेंस लिखा, लेकिन एक्चुअल इशू है क्या? नहीं, तो आपने खर्चा की लाइबिलिटी लिखी। अब सर ये तो टोटल आपकी इशू आउटस्टैंडिंग में, तो सर टोटल बैलेंस आपका शो हो रहा है 350, और आपने यहाँ इस्तेमाल किया है 3 लाख। बाकी बचा जो, तो उन्होंने कहा बाकी जो बचे उससे आप क्या कर दीजिए, इशू आउटस्टैंडिंग टू जनरल लेजर। कितना बचा सर? कैपिटल लेजर क्यों नहीं भाई? ये कैपिटल नेचर का नहीं है, एम्प्लॉय को कंपनसेशन सैलरी दे तो ये क्या है, रेवेन्यू नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर का तो जनरल लेजर में चला जाएगा। ये हो गया 50,000, 50,000। सर एक बार यहाँ तक वापस बता सकते हैं? देखिए, बात जो थी वो थी, लड़ाई जो थी वो ये थी कि ये लॉस है, एक्सपेंस है। गाइडेंस नोट आया जिसने कहा कि ये एक्सपेंस है, हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसके हिसाब से कीजिए। जितना पैसा कम ले रहे हैं वो आप क्या कर दीजिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में लिख दीजिए। अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल से कम है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हर साल कुछ कुछ खर्चा जो है वो लिखना होगा वेस्टिंग पीरियड के दौरान। हमने कहा कितना कितना लिखे, तो उन्होंने कहा हर साल के अंत में जाके खड़े हो जाओ और देखो कि टोटल कितना खर्चा होगा, फिर देखो कि कितना टाइम हो गया, उसके हिसाब से आज तक कितना लिख देना चाहिए, फिर देखो कि कितना लिख चुके हो, जितना कम लिखा है वो इस साल लिख दीजिए। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ज़्यादा लिख चुके हो, मतलब जैसे दूसरे साल के एंड तक 2 लाख लिखना चाहिए था और पहले साल आप 2.5 लाख लिख चुके हो, अगर ज़्यादा है तो उस केस के अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा, जनरल लेजर। हर साल क्या एंट्री करोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, वो उसी साल के P&L के लिए खर्चा हो गया। साथ ही साथ क्योंकि शेयर इशू नहीं हो रहे तो इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग नाम की लाइबिलिटी क्रिएट करते जाइए। लास्ट के अंदर जब शेयर इशू हो जाएंगे तब जो इशू ऑफ आउटस्टैंडिंग उसका इस्तेमाल कर दीजिए, जब बाकी बचे वो उससे जनरल लेजर ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? थोड़ी सी हल्की सी थ्योरी है, बता देता हूँ मैं आपको। अंडर सेक्शन 62(1) of the Companies Act 2013, where at any time of company having share capital proposes to increase its subscribed capital by issue of further shares, such share may be offered to employees under the scheme of employee stock option subject to the special resolution passed by the company. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी को, सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में भी प्रेस्क्राइब, कंडीशन कुछ भी बताई जा सकती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो है ऑप्शन दिया जाता है किसको, डायरेक्टर, ऑफिसर, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, इसके या इसके सब्सिडरी के, इंडिया या बाहर के किसी को भी दिया जा सकता है। कंसेशनल प्राइस पे दिया जाता है। कंपनी ग्रांटिंग ऑप्शन टू एम्प्लॉयज पर्सन टू इस ऑफ विल हैव ए फ्रीडम टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्राइस इन कंपनी, वो एक्सरसाइज प्राइस जो उनकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मिनिमम पीरियड जो है वो 1 year बिटवीन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन। देयर शैल बी ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल होना चाहिए कम से कम किसके अंदर, बिटवीन द डेट ऑफ ग्रांट, आज ऑप्शन दिया है उससे और जिस दिन शेयर जो एक्चुअल वेस्ट होंगे उसके बीच में। टर्म ऑफ ग्रांट मीन्स द एम्प्लॉय मीन्स द इश्यू ऑफ ऑप्शन टू द एम्प्लॉय अंडर द इश्यू ऑफ ग्रांट। वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपने एम्प्लॉय को ये इश्यू ऑफ के अंदर शेयर दिए। द ग्रांट डेट जो है वो कौन सी होगी, डेट ऑन विच ऑप्शन इज इश्यूड, जिस दिन ऑप्शन इश्यू किया उसे हम क्या कहेंगे, ग्रांट डेट कहेंगे। वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या है, पीरियड ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय टेक प्लेस। यूं समझिएगा वेस्टिंग पीरियड, भाई बच्चे को जन्म होने में कितना लगता है, 9 महीने लगता है, ये 9 महीने जो है ये क्या वेस्टिंग है। वैसा वैसा ये जो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या, जितने टाइम के अंदर ये जो शेयर है वो जन्म लेंगे उतना टाइम जो वो क्या कहलाएगा, वेस्टिंग पीरियड। आज आपने ऑप्शन दे दिया, लेकिन शेयर जो सब्सक्राइब कर सकते हैं वो मान लीजिए अगले साल कर सकते हैं, तो बीच का पीरियड जो वेस्टिंग पीरियड कहलाएगा। वेस्टिंग मीन्स द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर द शेयर। वेस्टिंग का मतलब क्या है कि जिस वक्त एम्प्लॉय जो है उसके पास ये अधिकार आ जाता है कि वो शेयर के लिए अब जा सकता है, मतलब इश्यू करवाने के लिए बोल सकते हैं। एक्सरसाइज का मीन वो एक्सरसाइज करना, मतलब जैसे 20 रुपये का शेयर 15 रुपये में, तो मैं जब 15 रुपये में लेने जाऊंगा तो मतलब क्या कहूँगा, एक्सरसाइज। मीन्स द टेकिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, जब एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज पीरियड, अब जैसे 1 साल का, तो मैंने कहा कि जो मेरी कंपनी में 3 साल तक जुड़ा रहेगा, 1 अप्रैल 2024 तक जो मेरे साथ जुड़ा रहेगा उसको बाद में शेयर वो ले सकता है। फिर एक्सरसाइज पीरियड दिया जाता है, वो
उसे 2 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना है। तो वो 2 महीने क्या होंगे, एक्सरसाइज पीरियड, कि 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई 31 मई तक वो क्या कर सकते हैं, 2024 में वो मेरे से शेयर कर ही सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है? Under the Companies Act, there shall be a minimum period of 1 year between the grant date or vesting of option. Hence, the exercise period cannot be less than the 1 year. एक्सरसाइज पीरियड जो वो देखिए इन्होंने क्या कहा, मिनिमम पीरियड होना चाहिए जिस दिन ऑप्शन दिया एंड द वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, जिस दिन ऑप्शन वेस्ट हो गया उसके बीच में 1 साल होना चाहिए। इस वजह से एक्सरसाइज पीरियड भी कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, कम से कम 1 साल तो दीजिए, उससे कम नहीं हो सकता। देयर आर 2 मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द पेमेंट, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर क्या करते हैं, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या और फेयर वैल्यू क्या समझिएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हम हमारे एसेट का वैल्यू देखते हैं और उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब जैसे मेरे पास टोटल एसेट है 10 एसेट है, तो 10 एसेट की मार्केट वैल्यू ली, उसमें से जो लाइबिलिटी उनकी मार्केट वैल्यू ली, जो टोटल मेरे पास एसेट माइनस लाइबिलिटी आई उसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया, तो वो आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। और फेयर वैल्यू क्या है, ये शेयर मार्केट के अंदर कितने पर चल रहा है वो क्या कहलाता है, उसकी फेयर वैल्यू। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये इनकी डेफिनेशन एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ग्रांट का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, ऑप्शन का मतलब एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू। डेफिनेशन के अंदर इंट्रिंसिक क्या लिखा है, देखो इट इज द एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अंडर द इशॉप ओवर द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहा, एक्सरसाइज प्राइस। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे शेयर 15 पे दिया गया है और फेयर वैल्यू उसकी 22 रुपये है, तो ये 7 रुपये उसकी क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। और फेयर वैल्यू क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट फॉर विच ऑप्शन ग्रांटेड और द शेयर ऑफर्ड फॉर द परचेज कुड बी एक्सचेंज बिटवीन द नॉलेजेबल विलिंग पार्टी। ज्यादातर केस के अंदर दोनों सेम आता है। फेयर वैल्यू के अंदर क्या होता है, फेयर वैल्यू जो होता है इसे कहते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब कि जैसे मैं बेचूं और आप खरीदो तो वो जिस प्राइस पे होगा वो क्या कहलाएगी, फेयर वैल्यू कहलाएगी। इस पे क्वेश्चन आ रखा है, फॉर अकाउंटिंग पर्पज एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। इक्विटी सेटल हो सकते हैं, कैश सेटल हो सकते हैं, और शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश अल्टरनेटिव। या तो आप उसे इक्विटी दो या कैश दो या इन दोनों कॉम्बो दे दो। क्लियर? इन डेफिनेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी ये इलस्ट्रेशन से आपको सारा कुछ समझ आ चुका है, अकाउंटिंग जो वो आपकी समझ आ चुकी है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये था आपका इसो छोटा सा टॉपिक। अगर चाहो तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। वेस्टिंग पीरियड 1 साल, बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो हर साल के एंड पे देखोगे कितना टोटल खर्चा आएगा, आज तक कितना लिख देना चाहिए, कितना लिख चुके हो, जितना कम है उतना उस साल लिखोगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू इशू आउटस्टैंडिंग। लास्ट में जब इशू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जितना कम पड़ रहा है उतना बैलेंसिंग फिगर, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये लिखा, अकाउंटिंग हुई। उसके बाद में वेस्टिंग पीरियड देखा, ग्रांट किस दिन दिया वो देखा, ऑप्शन जो है वो देखा, इंट्रिंसिक वैल्यू देखा, फेयर वैल्यू देखा, और एक्सरसाइज पीरियड जो है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और जिस दिन ऑप्शन दिया और जिस दिन से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बीच के पीरियड को वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। इस तरीके की बातें की। कंपनीज एक्ट कहता है कम से कम 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड होना चाहिए। ये सारी बातें थी। और इसके अलावा अकाउंटिंग पर्पज के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो, इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट जो है वो 3 कैटेगरी में हो सकता है, इक्विटी, कैश या फिर दोनों का। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान विद कैश इंसेंटिव। ये सारी बातें थी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।